हाय एवरीवन, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप जावा के अंदर कोड करते हैं, C++ के अंदर करते हैं, पाइथन के अंदर करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। बिल्कुल भी लैंग्वेज स्पेसिफिक हमारा लेक्चर नहीं होने वाला। इसके अंदर सारी की सारी जो डिस्कशन है वो हम कंसेप्चुअली करेंगे जो हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीएसए के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे वो सारी थ्योरी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फिट इन करती है। तो वही चीज़ एक्चुअली आज के सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक तरीके से रिविजन करेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आता है तो फिर भी हम इस रिविजन को देख सकते हैं। अगर आपने आज तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं सीखा है तो भी इस रिवीजन को हम देख सकते हैं ताकि हम जान सके कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है जब भी हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। एंड फिर सेकंड सेक्शन के अंदर हम जान रहे होंगे कि कैसे जो हमारी टीसी की नॉलेज है वो हमें हेल्प करती है जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स को देखकर हम एक्चुअली गेस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन के साथ। हम बात करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होती क्या है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर टाइम वर्ड आता है तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे गेस करते हैं कि क्या पता जो हम कोड लिखते हैं, जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं, क्या पता ये उसका रन टाइम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब। बट ये एक्चुअली बहुत गलत गेस है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई कैन राइट इट हियर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम। यानी हो सकता है कि आपने कोई सिंपल सा कोड है, वो कोई फॉर लूप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वही सिंपल सा कोड अगर आप लीड कोड के ऊपर सबमिट करेंगे और वही कोड जाकर आप कोड फोर्सेस के ऊपर सबमिट करेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करेंगे तो सेम एल्गोरिथम के लिए, सेम कोड के लिए आपको डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि सेम कोड आप किसी मैक मशीन के अंदर रन करें और सेम कोड किसी विंडोज मशीन के अंदर रन करें और सेम कोड को किसी लिनक्स मशीन के अंदर रन करें, तब भी हो सकता है उस सेम कोड एंड सेम एल्गोरिथम के लिए आपको डिफरेंट रन टाइम मिले। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम एक्चुअल टाइम टेकन की बात नहीं करते। यानी हम ये बात नहीं करते कि 1 सेकंड लगेगा या 100 मिली सेकेंड्स लगेंगे या 400 मिली सेकेंड्स लगेंगे या 500 मिली सेकेंड्स लगेंगे। हम एक रिलेशन की बात करते हैं, हम एक बिहेवियर की बात करते हैं। और एक रिलेशन बिहेवियर क्या होता है वो अभी हम धीरे धीरे जान रहे होंगे। पर सबसे पहले तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो सकता है आपके और आपके दोस्त ने सेम कोड लिखा हो पर डिफरेंट मशीन्स पे रन करे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके रन करे, तो आपका कोड डिफरेंट टाइम में एग्जीक्यूट बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जो एक्चुअल रन टाइम होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि लीड कोड ने अलग सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस रख रखे हैं, कोड फोर्सेस के अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं एंड किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें डिफरेंट टाइम टेकन मिल सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बिहेवियर है या इसको कह सकते हैं एक फंक्शन है। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है कि कोई भी कोड है उसके अंदर जो भी इनपुट आ रहा है वो इनपुट कैसे उस कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। मतलब अगर हमने कोई भी सिंपल सा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सिंपल एल्गोरिथम, ये एक फॉर लूप भी हो सकता है। इसके अंदर कोई ना कोई इनपुट तो आ रहा होगा। कोई इनपुट हमारा एक एरे भी हो सकता है, ये इनपुट हो सकता है कोई मैप हो, ये इनपुट हो सकता है कोई स्ट्रिंग हो, या ये कुछ और इनपुट भी हो सकता है। जो भी इनपुट है उसका साइज वेरी कर सकता है। यानी अगर हम एक सिंपल एरे का एग्जांपल लें तो एरे तो एक सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है, एरे 5 एलिमेंट्स का भी हो सकता है, एरे 10 मिलियन एलिमेंट्स का भी हो सकता है। तो ये जो एरे का साइज है या जो इनपुट का साइज है वो कैसे इस कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाएगा, डिक्रीज करेगा, कैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस चेंज होंगे बेस्ड अपॉन दिस इनपुट साइज। सो दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द फंक्शन जो हमारे एल्गोरिथम से निकल के आएगा। या कई सारी बुक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए इसे ऐसे भी बताया जाता है कि कैसे इनपुट साइज के बढ़ने पर हमारा एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी, वो कैसे बढ़ रहा है, किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, उसे हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक फॉर लूप अपने किसी एरे के लिए। फॉर लूप के अंदर लेट्स सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 से हम अपने एरे के साइज n तक जा रहे हैं और हम हर बार i++ कर रहे हैं। और हर बार हम क्या प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एरे का ith एलिमेंट। ये मैंने सिंपल सा एक फॉर लूप लिखा है। अब क्या मैं कह सकती हूँ कि जब मेरे एरे का जो इनपुट साइज है दैट इज इक्वल टू 0,
तो उस टाइम पर मेरे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि मेरा लूप रन ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे 0/0 का एक मुझे पॉइंट मिलेगा कि जब मेरा इनपुट साइज 0 है तब मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी 0 हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोड के अंदर, या 0 नहीं तो हो सकता है किसी केस में हमारे पास सिंपल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो, 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो, इस तरीके का कुछ मेरे पास पॉइंट निकल के आ सकता है। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे एरे की जो लेंथ है, दिस लेंथ n, अगर ये 100 के बराबर है तो ओवरऑल मेरा ये लूप कितनी बार रन करेगा? मेरा लूप भी करीबन 100 बार रन करेगा। तो क्या मैं अज्यूम कर सकती हूँ अराउंड 100 ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब मेरा इनपुट साइज लेट्स सपोज यहाँ पे 100 आता है तो यहाँ पे करीबन 100 ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो मेरे ग्राफ में कुछ यहाँ पे दिखाई देगा कि जब इनपुट साइज 100 है तो ऑपरेशंस भी 100 के करीबन होने वाले हैं। और अगर वहीं को कल को ये n इंक्रीज होकर हो गया 10,000 के इक्वल, तो हो सकता है मेरा 10,000 कुछ यहाँ पर लाई करता हो। अब ये बिल्कुल स्केल वाला ग्राफ नहीं है, बहुत अजम्पशन के साथ चीज़ें चल रही हैं। तो यहीं पर करीबन मेरा 10,000 वाला पॉइंट लाई करेगा। और ये मीट कहाँ पर होंगे ग्राफ के अंदर? ये कुछ यहाँ पर मीट हो रहे होंगे। उसके बाद हो सकता है कल को मेरा n इंक्रीज होके इट बिकम्स 10 मिलियन। 10 मिलियन वैसे तो इस ग्राफ में बहुत आगे होगा, पर अजम्पशन के लिए मैं उसे यहाँ लगा देती हूँ। तो ये भी जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा कुछ यहाँ पर होगा। तो ये क्या है? ये पॉइंट्स क्या हैं? ये पॉइंट्स बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाते हैं तो ये क्या होता है? दिस behavior, this function is actually my time complexity. This is a representation of my time complexity. कि कैसे इनपुट साइज इंक्रीज हुआ तो मेरे इस पर्टिकुलर कोड के नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुए, किस बिहेवियर के साथ इंक्रीज हुए। और ये जो बिहेवियर है ये मेरा एक लीनियर बिहेवियर कहलाता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बिग ऑफ एन के साथ। तो कई बार आपने बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी होगी। उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती है। और ये जो ग्राफ है मैथमेटिकली दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी जैसे जैसे हमारे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि कैसे इनपुट साइज के बढ़ने के साथ हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज होते हैं। अब जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बिग ओ लिखा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन सारे तरीकों को हम नोटेशंस कहते हैं। इफ आई राइट इट हियर, हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। हमने डिफरेंट नोटेशंस पढ़ी होंगी थ्योरेटिकली। एक ओमेगा नोटेशन होती है, एक थीटा नोटेशन होती है, पर प्रैक्टिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नोटेशन होती है दैट इज कॉल्ड बिग ओ, बिकॉज इट्स लिटरली अ बिग ओ। बिग ओ नोटेशन बताता है कि हमारा वर्स्ट केस क्या होगा, मतलब हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिमाग में आ सकता है कि नोटेशन क्या होती है। नोटेशन इज बेसिकली अ सिंबल, किसी चीज को दिखाने का तरीका। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे पास $1 है, तो मैं क्या करूंगी? डॉलर नोटेशन को यूज करूंगी। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे पास ₹1 है, तो मैं क्या करूंगी? रुपी नोटेशन को यूज करूंगी। तो नोटेशन कुछ नहीं होता, नोटेशन बस एक सिंबल होता है, चीज को दिखाने का तरीका होता है। और ऐसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन हमारे पास बिग ओ आ गई है। और बिग ओ नोटेशन इज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमारे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बड़ी वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एक तरफ आपको दूं ₹10 और दूसरी तरफ मैंने आपके लिए रख दिए 10 करोड़ रुपए, तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी? ऑब्वियसली जो वैल्यू साइज में बड़ी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए। तो वैसे ही जब भी हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बिग ओ नोटेशन सबसे बड़ी वैल्यू हमें देता है और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 10 यूजर्स आते हैं और दूसरी वेबसाइट है जिसके ऊपर 1 बिलियन यूजर्स आते हैं या 10 मिलियन यूजर्स आते हैं। तो कौन सी वेबसाइट ज़्यादा स्टेबल होगी? ऑब्वियसली ये सेकंड वाली वेबसाइट ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि ये ज़्यादा लोड ले सकती है, इसे ज़्यादा स्केलेबल बनाया गया है, ज़्यादा यूजर्स को ये कैटर कर सकती है। तो मतलब इसकी एल्गोरिथम, इसका सिस्टम काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंड है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा वर्स्ट केस के हिसाब से सोचते हैं। हम ये सोचकर अपनी कोई भी वेबसाइट या कोई भी सिस्टम नहीं बनाते कि हमारे पास 10 यूज़र आ रहे होंगे, 100 यूज़र आ रहे होंगे। हम
हमेशा इस तरीके से अपने सिस्टम्स को बनाते हैं कि हमारे पास 10 मिलियन यूजर्स आएंगे, हमारे पास 1 बिलियन यूजर्स आएंगे, वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रोल ऐसे प्ले करता है कि जिन भी एल्गोरिथम्स को हम यूज करें वो ठीक है बेस्ट केस सिनेरियो में तो वर्क कर जाएंगी, एवरेज में भी वर्क कर जाएंगी, पर क्या वो वर्स्ट केस सिनेरियो को विथस्टैंड कर पाएंगी? तो उसके लिए हम अपना मेजर जो रखते हैं प्रैक्टिकल सारे केसेस के अंदर, वो होता है हमारे बिग ओ का। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं और हमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है तो हमसे जनरली बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है। और जब भी हमें अपनी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है, हम किसी कोडिंग टेस्ट के अंदर बैठे हैं, तब भी हम बिग ओ को ही कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज यूज्ड द मोस्ट। तो हम इसी को लेकर मतलब बिग ओ को ही बेस बना के अपने आगे के सारे डिस्कशंस कर रहे होंगे। अब अभी हमने जाना कि हमारा जो इनपुट एंड ऑपरेशन के बीच का फंक्शन है, जो रिलेशन है, उसी को हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी एनी मैथमेटिकल फंक्शन। मैथ के अंदर फंक्शन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो मैथ के अंदर हम जनरली देखते थे fx इज इक्वल टू, अगर मैंने n स्क्वायर लिख दिया, ये क्या है? एक फंक्शन है। अगर मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू 5n क्यूब प्लस 2 टू दी पावर n, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। तो मैथ का कोई भी फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन सकता है। पर जनरली अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं तो हम इनमें से हमेशा सबसे बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं। तो यही रीज़न है कि जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की जाती है हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और सबसे वर्स्ट वैल्यू को हम लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखना है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है, मेरे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n क्यूब, या इसे 5n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 52, इस तरीके की अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट्स को हटाएंगे। क्योंकि जब हम 1 बिलियन 10 मिलियन इतनी बड़ी वैल्यूज के बारे में सोच रहे हैं तो ये छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई चेंज नहीं लाने वाले, इसीलिए हम हमेशा कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज हम क्या इग्नोर करेंगे? हमारे पास जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हैं हम उनमें से वर्स्ट वैल्यू निकालते हैं। अब n क्यूब प्रैक्टिकली हमेशा n स्क्वायर से बड़ा होगा और n स्क्वायर हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ इस n स्क्वायर को और इस चीज को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n क्यूब। तो जब भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस तरीके का सवाल दिया जाता है उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है, छोटी वैल्यूज को इग्नोर करना है और हमेशा बड़ी वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वही हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आता है। उनके दिमाग में डाउट आता है कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सीखते हैं हमें ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले दिखाई जाते हैं, तो क्या मुझे भी अपने कोड के लिए ऐसे फॉर्मूले लिखने होंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर आपने डीएसए के 50 to 70 क्वेश्चंस कर लिए और आपको ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आप लिटरली अपने कोड को पढ़ के अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को गेस कर पाएंगे दिमाग के अंदर ही, हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ये जो लूप है, सिंपल सा लूप है, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, कोई ऑपरेशंस नहीं करने पड़ रहे देखने के लिए कि मेरा ये जो लूप है ये बिग ऑफ n का है, क्योंकि ये n टाइम्स रन करेगा। तो जब हम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप लिटरली अपने कोड को देखकर बता पाएंगे कि इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है और कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब है, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो शुरुआत में 1-2 दिन हो सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थियोरेटिकली सीखने के लिए हम इस तरीके की इक्वेशंस को देख रहे हो, इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, पर प्रैक्टिकली इंटरव्यूज के अंदर बैठकर कोई इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहा होता। जनरली हम एक अंदाजा लगा के अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो फेस हमारा तब आएगा जब हम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब अपने पुराने डिस्कशन पे आ जाते हैं। हमने बात कर ली कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली अ फंक्शन। अब मैथ के अंदर तो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ भी हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आ सकती हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो हमें ज्यादा देखने को मिलती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो हम एक एक करके उन पर्टिकुलर वैल्यूज को और डिटेल में समझने वाले हैं। अब हमने बात की थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली अ फंक्शन। तो फंक्शन की तो कोई भी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं जो एक मैथ वाले फंक्शन की हो सकती हैं। वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या एल्गोरिथम लिखा हुआ है। बट प्रैक्टिकली जब हम डीएसए के सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे बिग ऑफ 1 हो गया, बिग ऑफ n हो गया, बिग ऑफ log n हो गया, जो हमें बार बार देखने को मिलती है। तो अगर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की वैल्यूज को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे लिए बाकी एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यूज को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर सबसे पहली जो हमें काफी कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है विच इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
अब हमने पहली बात की थी कि कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर करते हैं, पर एक कॉन्स्टेंट, अकेला कॉन्स्टेंट ऐसा जिसे हम इग्नोर नहीं करते, दैट इज बिग ऑफ 1, यानी ये 1 वाला कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब है कि आपका इनपुट साइज चाहे कुछ भी हो, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस एल्गोरिथम में उतने ही लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन के अंदर हम कोई एरे है जिसको इनपुट ले रहे हैं, और कोड के अंदर यानी फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब यहां पर चाहे हमारे एरे का साइज 10 हो, चाहे हमारे एरे का साइज 10 मिलियन हो, क्या हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हर बार फंक्शन को क्या करना है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, विच इज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि आपके एरे के साइज के ऊपर आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जब भी हम जनरली ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी इस तरीके का ग्राफ इस कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज बिग ऑफ 1। ये थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशंस, बट जनरली जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, दैट इज अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्रैक्टिकली कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब भी हम किसी एरे की बात करें, अगर मुझे एरे के अंदर पता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मुझे ऑलरेडी इंडेक्स पता है, मुझे ऑलरेडी एरे का नाम पता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये कांस्टेंट यानी बिग ऑफ 1 का ऑपरेशन है, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बस उस एड्रेस पे जाना है और वैल्यू को लेके आना है। तो चाहे एरे का साइज 10 हो, चाहे एरे का साइज 10 मिलियन हो, अगर मैं 0th इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स पे जाके वैल्यू को एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो दैट इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, मुझे ऑलरेडी इंडेक्स पता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉर्म करती हैं। सेकेंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज बिग ऑफ n। अब बिग ऑफ n का ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ करके देख चुके हैं कि इस तरीके की अगर स्ट्रेट लाइन निकलती है तो इसे हम बिग ऑफ n कह देते हैं, जहां पे जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। अब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, जैसे ही हम सारे के सारे एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए या स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए एक लूप लगाते हैं, तो जैसे जैसे स्ट्रिंग का साइज बढ़ेगा या एरे का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी इंक्रीज होंगे। तो ये हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लीनियर सर्च के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे अगर मेरे पास एक एरे है और एरे के अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम वैल्यूज, और मुझे किसी वैल्यू 3 को जाके ढूंढना है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक लीनियर सर्च लगाऊं, यानी मैं एक एक करके सारे इंडाइसेस पर जाकर देख रही हूं, तो मेरी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि अगर मैं सारे इंडेक्स पे जा रही हूं तो वर्स्ट केस में मैं पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रही हूं, और अगर मेरे एरे का साइज यहां पर 5 के इक्वल है, तो अगर 5 साइज का इनपुट है तो मतलब मैंने 5 ऑपरेशन लगाए। अगर 1 मिलियन मेरे एरे का साइज होगा तो मतलब मैं 1 मिलियन ऑपरेशंस लगा रही होंगी, और इनका ग्राफ कैसा दिखेगा? इनका ग्राफ जनरली एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई देगा। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कोड होता है जिसमें एक तो मैंने लूप लगा रखा है, एक जगह मैंने बिग ऑफ n का लूप लगा रखा है, और दूसरी जगह मैं कोई कॉन्स्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ कुछ भी नॉर्मल सी वैल्यू प्रिंट करने का, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए यहां पर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर दूंगी जब भी मैं फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रही हूं? क्यों? क्योंकि हमारे लिए वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये है कि ये लूप बड़ा होगा, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब हमारे पास मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं एक सिंगल कोड के अंदर, तब हम छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर करते हैं और हमेशा सबसे बड़ी वाली कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हैं। और दोनों केसेस में हमें कैसे पता चलेगा बड़े वाली कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है? हम n के लिए वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं बहुत बड़ी, यानी कोई बड़ी सी वैल्यू अज्यूम कर लो, 10 to the power 6, 10 to the power 7, काफ़ी 10 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरीके की बड़ी वैल्यू अज्यूम कर लो। हम n को कभी भी छोटा अज्यूम नहीं करते, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 5, ऐसे करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी कैलकुलेट नहीं करनी। n को हमेशा बड़ा इमेजिन करना है। तो यहाँ पे n जब बड़ा होगा तो मतलब यहाँ पे तो 1 बिलियन हो जाएगा n, और 1 हमेशा 1 ही रहेगा, तो मतलब ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है एज कंपेयर टू दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती जाती है वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब होती जाती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बड़े इनपुट साइज के लिए कोड ज़्यादा टाइम लेगा, जितना ज़्यादा टाइम लेगा कोड उतना ज़्यादा वो कम एफिशिएंट है। तो बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो किसी भी केस में बिग ऑफ 1 वाला कोड हमेशा बेटर होगा बिग ऑफ n वाले कोड से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी बिग ऑफ n स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। बिग ऑफ n स्क्वायर को जनरली हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। बिग ऑफ n स्क्वायर जनरली हमें नेस्टेड लूप्स के अंदर मिलता है, मतलब
मैंने एक फॉर लूप लगा दिया और फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया। ये क्या हो गई, ये नेस्टिंग हो गई। नेस्टिंग के अंदर जनरली 2 बार लूप रन करता है और दोनों बार अगर n टाइम रन कर रहा है तो हमारे पास n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। या फिर अगर हम किसी मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल लें, मुझे अगर कोई 2D एरे दिया हुआ है जिसके अंदर इस तरीके से मेरा साइज है, लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ n बाय n। तो अगर इस 2D एरे को या इस मैट्रिक्स को मुझे पूरा ट्रेवर्स करना है तो पहले n टाइम करेंगे, फिर दोबारा n टाइम करेंगे, फिर यहाँ पर भी n टाइम, यहाँ पर भी n टाइम। तो टोटल कितने टाइम्स लगेंगे, टोटल कितने ऑपरेशंस लगेंगे पूरे को ट्रेवर्स करने के लिए, मुझे लगेंगे n मल्टीप्लाइड बाय n ऑपरेशंस विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को मुझे पूरा का पूरा ट्रैवल करना होता है तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n स्क्वायर के इक्वल, या फिर नेस्टेड लूप्स के अंदर आती है कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर के इक्वल। अब मेरी जो बिग ऑफ n स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जनरली उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं, दिस इज बिग ऑफ n स्क्वायर। तो जैसे जैसे ग्राफ में हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं ना, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब होती जाती है। नीचे की तरफ कांस्टेंट है मतलब अच्छा है, लीनियर है मतलब थोड़ा सा कम अच्छा है, और n स्क्वायर है मतलब अब हम खराब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जा रहे हैं। फोर्थ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें कई बार देखने को मिलती है, दैट इज log n। अब log n देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि log क्या आ गया, हमने तो मैथ के अंदर पढ़ा था लॉगरिथम, हम तो कोडिंग करने आए थे, हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं। बट इफ आई टेल यू जेन्युइनली, log n इज योर फ्रेंड, क्योंकि log n बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब भी हम प्रैक्टिकली एल्गोरिथम्स लिखने जाते हैं। log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसीलिए जब भी आपके कोड में हमें log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखे, या अगर हम n से log n में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो मतलब हमारा कोड बहुत सुंदर होता जा रहा है। अब log n का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में। अब log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हमें देखने को मिलती है बाइनरी सर्च के अंदर। जब भी हम बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड दिस एरे, और इस एरे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और मुझे बाइनरी सर्च करके 5 को फाइंड आउट करना है। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, हम अपने सॉर्टेड एरे के अंदर पहले मिड निकाल लेंगे, फिर देखेंगे जिस भी टारगेट को मुझे फाइंड आउट करना है, क्या ये मेरे मिड से बड़ा है या छोटा है या उसके इक्वल है। अब मुझे पता चल रहा है मेरे मिड से मेरा टारगेट बड़ा है, मतलब अब मेरा एरे हाफ हो गया। इस पूरे एरे को अब हम इग्नोर कर सकते हैं, अब मुझे बस राइट हाफ के अंदर अपने टारगेट को सर्च करना है। तो एक ही आइटरेशन में मेरा इनपुट साइज हाफ हो गया, तो इस पूरे एरे को अब हम इग्नोर कर सकते हैं। अब सेकंड हाफ में आ जाते हैं, सेकंड हाफ में मिड निकालेंगे, लेट्स सपोज हमारा मिड 4 आता है। अब दोबारा से 4 को 5 से कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे 4 से बड़ा है मेरा टारगेट। तो यहाँ पर भी इस एरे के अंदर हम लेफ्ट पार्ट को कंप्लीटली हटा देंगे, तो दोबारा से मेरा इनपुट साइज हाफ हो गया। और फाइनली इसे अगर हमने हटा दिया तो हम इस लास्ट एरे से जब हम अपने टारगेट को कंपेयर करेंगे तो हमारा टारगेट हमें मिल गया, और यहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है कि हर एक आइटरेशन के अंदर हम अपने इनपुट साइज को हाफ करते चले जाते हैं। इट बेसिकली मीन्स कि अगर हमने एक एरे के साथ स्टार्ट किया और एरे के अंदर अभी एरे का साइज है 100 के इक्वल, तो नेक्स्ट आइटरेशन में एरे का जो साइज होगा वो 50 हो जाएगा, उससे अगले आइटरेशन में एरे का साइज 25 हो जाएगा, उससे अगले आइटरेशन में एन का साइज 12 हो जाएगा, और इस तरीके से हम चलते जाएंगे जब तक हमारे पास वर्स्ट केस में फाइनली सिंगल एलिमेंट वाला एरे नहीं आ जाता। तो इस तरीके से तो हमारा जो इनपुट साइज है हर बार हाफ होता चला जाता है। अब यहां से लॉग का क्या कनेक्शन है, बाइनरी सर्च के अंदर लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहां पे मैथ करना पड़ता है। मैथ के अंदर बेसिकली हम नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ सोचते हैं। ऊपर की तरफ सोचते हैं मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है 1, अब इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है टू 100। तो बेसिकली 1 को क्या कर रहे हैं, हम हर बार डबल कर रहे हैं। 1 को डबल किया तो 2 आ गया, 2 को डबल किया तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 को डबल करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को डबल करेंगे 16 आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च में वैसे तो हाफ होता था, पर क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम वैल्यूज को डबल करते जाएंगे। तो हमें बेसिकली चाहिए कि 1 के साथ मैंने शुरुआत की और हर बार मैं इसे डबल कर रही हूँ। डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो बार बार इसे 2 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज हमने इसे x टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया। x टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 2 टू द पावर x हम ले आए। तो जब 1 को 2 टू द पावर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट हमारे पास 100 आना चाहिए। तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकल के आता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 100। और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैथ के अंदर हम लॉग लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 बेस 2। और यहाँ पे ये 100 क्या था, यहाँ पे ये 100 मेरे एरे का साइज था यानी n था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग n।
यहाँ पे बेस को इग्नोर कर देते हैं, x इज इक्वल टू लॉग n। और x क्या था, x मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे जो मुझे सारे ऑपरेशंस अपने बाइनरी सर्च के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या निकल के आते हैं, x क्या है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू लॉग n। तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ऑफ लॉग n के इक्वल। तो बाइनरी सर्च में जब हम लॉग n लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि हर बार जब हमारा एरे का साइज हाफ होता चला जाएगा तो उस केस में क्या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लॉग n। मतलब वर्स्ट केस में log n नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे होंगे। अब वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए इससे ज्यादा हमें लॉग का मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मैथ काफी है। तो अगर ये पार्ट भी आपको समझ में आया है तो मतलब लॉग हमें क्लियर है, इतना नॉलेज के साथ हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इस पार्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा हम रिवाइंड करके लेक्चर का ये पार्ट देख सकते हैं। बाकी ये जो कैलकुलेशन है ये जनरली इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछी जाती है। तो हम चाहें तो यहाँ पर याद भी रख सकते हैं कि हमारी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा log n होती है। इनफैक्ट अगर हम बैलेंस्ड BSTs की भी बात करते हैं, जब हमारे पास कोई बैलेंस्ड BST होता है, जब हम उनके अंदर भी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो वो भी हमारे पास log n के इक्वल निकल के आती है। अब ग्राफ्स के अंदर log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है, ग्राफ के अंदर जनरली log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यहाँ निकल के आती है, मतलब दिस इज बिग ऑफ log n। और अगर हम कंपेयर करें लीनियर से बहुत ज़्यादा बेटर है हमारी log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी करीब होती है हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो इसीलिए log n वाला कोड बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू अ लीनियर कोड। यानी अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के इक्वल है, दिस इज मच मच बेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये बेटर का साइन है, दिस इज मच बेटर देन बिग ऑफ n। और वैसे ही अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के इक्वल है, दिस इज मच बेटर देन हैविंग अ कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n स्क्वायर। तो ये वाला कोड बहुत बेटर होगा एंड ये वाला कोड भी बहुत बेटर होगा एज कंपेयर टू दीज कोड्स। अब नेक्स्ट जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज n log n। n log n जनरली कहाँ दिखती है, जनरली हमें सॉर्टिंग के अंदर दिखती है। मैक्सिमम केसेस में जहां भी सॉर्टिंग हो रही होती है वहां n log n की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है। चाहे आप इनबिल्ट सॉर्ट को यूज़ करो, मतलब कई बार जावा के अंदर, C++ के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग के ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यही अज्यूम करनी होती है। या अगर हम खुद से मर्ज सॉर्ट लिखें तो भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही निकल कर आएगी। उसके बाद एक और कॉमन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि यहाँ किसी ना किसी तरीके से, जनरली ये कहाँ देखने को मिलती है, जनरली ये रिकर्जन में देखने को मिलती है। जहाँ पे भी रिकर्जन हो रहा है और हमारा एक डिसीजन ट्री बनता है, जब भी रिकर्जन होता है एक डिसीजन ट्री बनता है कि हम अभी यहाँ पे खड़े थे, रिकर्जन में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ये समझने के लिए हमें ऑलरेडी रिकर्जन आना चाहिए कोडिंग के अंदर। तो हमारे पास रिकर्जन है, रिकर्जन में लेट्स सपोज हम 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो रिकर्जन के अंदर एक नोड से जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं वो तो हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेस हो जाता है। बेस इज इक्वल टू ब्रांचेस, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 2 के इक्वल 2 ब्रांचेस, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रैक्टिकल केसेस के अंदर काफ़ी ख़राब होती है, मतलब ये जनरली ब्रूट फोर्स होती है। तो अगर इसे मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो ग्राफ पे जनरली एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यहाँ पर आएगी, मतलब बिग ऑफ 2 to the power n कुछ यहाँ पर आएगा विच इज़ वे वर्स देन n स्क्वायर, मतलब n क्यूब कुछ यहाँ पे आएगा, n to the power 4 यहाँ पे आएगा, और 2 to the power n काफ़ी खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब क्योंकि ब्रूट फोर्स रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, काफ़ी ख़राब होती है बहुत सारे केसेस के अंदर, तो इसीलिए हम जनरली डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर करने के लिए। तो हम मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं, हम टैब्यूलेशन का यूज़ करते हैं। वो सब क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो सारी जो टेक्निक्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपने आप में जो एक टेक्निक है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इस खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम सुधार सकें और उसे और ज़्यादा बेटर कर सकें। इसीलिए टैब्यूलेशन में कई बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम n स्क्वायर तक लाने की कोशिश करते हैं, या कुछ कुछ केसेस में हम लीनियर तक भी लेकर आ पाते हैं। अब इसके अलावा ये तो 2 to the power n हो गया, पर अगर कहीं पर आपको दिखाई दे 3 to the power n, 4 to the power n, ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो जहां पर भी हम इस तरीके की वैल्यूज देखें, दिस इज माई एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इसके अलावा एक और स्पेशल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती पर कभी कभार दिख जाती है, विच इज़ n फैक्टोरियल। नाउ n फैक्टोरियल इज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, मतलब n फैक्टोरियल ग्राफ में कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देगी, ये एक्सपोनेंशियल से भी खराब होती है। कैसे पता चले एक्सपोनेंशियल से भी खराब होती है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
लेट्स रिमूव ऑल ऑफ इट। लेट्स सपोज एक है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर n, इसमें हम n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 4। और दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n फैक्टोरियल, इसमें n को 4 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जनरली ये जो वैल्यू है ये छोटी होगी एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर 4, 3, 2 मतलब काफ़ी बड़े नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए n फैक्टोरियल जब हम बड़े n के लिए कंसिडर करते हैं तो एक वर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज कंपेयर टू एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, जनरली अगर आप परम्यूटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप ब्रूट फोर्स मेथड से सारे एक स्ट्रिंग के सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हमें n फैक्टोरियल लग सकता है। तो वहाँ n फैक्टोरियल मतलब एक काफ़ी खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है। तो अगर हमारे पास इन 5-6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की अगर एक ठीक अंडरस्टैंडिंग है तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस के अंदर हमारे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। और एक ग्राफ देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए। तो ये मेरा इनपुट साइज है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिशन यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, फिर मेरी लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, फिर हमारे पास लीनियर आती है, फिर n log n आ जाती है, n log n से भी खराब n स्क्वायर आ जाती है, फिर जो n क्यूब होती है या n टू दी पावर 4 होती है। जनरली n टू दी पावर 4 या n टू दी पावर 5 ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमें प्रैक्टिकली उतना देखने को नहीं मिलती, पर ये सारी ग्राफ के अंदर यहाँ पे प्लॉट होती है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल में हम कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर वर्स जो होती है विच इज़ n फैक्टोरियल वो हमें ग्राफ के जनरली एंड में देखने को मिलती है। हाँ, इससे भी खराब हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर वो प्रैक्टिकल केसेस में हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। अब ये तो हो गई हमारी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें कर ली। पर इस नॉलेज को कैसे हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं लीड कोड पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रही हूँ या मैं कोड फोर्सेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रही हूँ, तो कैसे इस नॉलेज को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है हैकर अर्थ के ऊपर जाके कोड कर रहा हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है लीड कोड पे कोड कर रहा हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है कोड फोर्सेस कोड शेफ के ऊपर जाके कोड कर रहा हो। पर जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हम अज्यूम करते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर जनरली अराउंड 10 टू दी पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। ये हमें अजम्पशन लेके चलनी होती है कि 10 टू दी पावर 8 ऑपरेशंस होने में जनरली 1 सेकेंड का टाइम लगता है, और हमें ये अज्यूम करके चलना होता है कि हमारी जो जनरली टाइम लिमिट दी जाती है, द टाइम लिमिट दैट इज गिवन टू अस, दैट इज अराउंड 1 सेकेंड। कि एक सवाल को हमारे जो रन टाइम लगना चाहिए हमारे कोड को, दैट शुड बी इक्वल टू 1 सेकेंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। इसका मतलब है कोई भी कोड अगर हम लिखेंगे तो उसमें एट मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारा जो कोड है उसके अंदर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, उसके अंदर 10 टू दी पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 1 सेकेंड ही अलाउड है। ये हमें अज्यूम करके चलना होता है। एंड मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देखोगे कि ये चीज़ कंप्लीटली होल्ड करती है। अब मुझे पता चल गया मेरा जो कोड है या मेरी जो एल्गोरिथम है जिसे मैं लिखने वाली हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो ईजी लेवल क्वेश्चन हो, मीडियम लेवल क्वेश्चन हो, हार्ड लेवल क्वेश्चन हो, उसे सॉल्व करने के लिए मेरा जो कोड है वर्स्ट केस सिनेरियो में उसमें 10 टू दी पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए। तो जनरली हर क्वेश्चन के नीचे कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम लीड कोड पर गए और ये ग्रीडी का एक काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है, इसको हमने खोल लिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3 एरेज दिए हुए हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड प्रॉफिट। अब तीनों एरेज के लिए लास्ट में जनरली हर बार क्वेश्चंस के लास्ट में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। और अगर इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए गए तो आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ भी सकते हैं, इफ़ दे आर डायरेक्टली आस्किंग यूर डीएसए क्वेश्चन, कि इस वैल्यू के यानी ये जो एरे है, जो स्ट्रिंग है, या जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है उसके फाइनल कंस्ट्रेंट्स क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे एरे के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम साइज एरे का जा सकता है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो बेसिकली यहाँ ये मेरे n की लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है। तो कैसे इस n की लार्जेस्ट वैल्यू से हम थोड़ा थोड़ा अजम्पशन ले सकते हैं कि हमारे फाइनल कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे सॉल्यूशन में हम मैक्सिमम 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब अगर कहीं भी हमें कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे दिए जाएं जिसमें हमारे n की वैल्यू 10 टू द पावर 8 से ऊपर जा रही है, तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें 10 टू दी पावर 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
तो एक एक करके मैं अगर इस एरे को ट्रेवर्स करती हूँ तो क्या होगी, मेरे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। पर क्या मेरे कोड के अंदर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है? मेरे कोड के अंदर ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लीनियरली एक एक करके एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया तो तब तो 10 टू द पावर 8 से ज़्यादा ऑपरेशंस हो जाएंगे, जो भी मेरे फाइनल एरे का साइज होगा। तो इसीलिए जब भी ये कंस्ट्रेंट दिया जाता है, मेरी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी बेटर देन लीनियर, यानी वो या तो log n हो सकती है या फिर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम जा सकते हैं। बेसिकली लीनियर से बेटर होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बड़ी n की वैल्यू हमें दी जा रही है। उसके बाद अगर हमें कभी भी बोला जाता है कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8 होनी चाहिए, तो उस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि मेरी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी लीनियर। हाँ, लीनियर से बेटर हो सकती है, हम चाहें तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पर लीनियर से खराब में सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये मेरे कंस्ट्रेंट है और मैं n स्क्वायर का कोड लिख दूं जिसमें कोई नेस्टेड लूप यूज हो रहा है, तो उस केस में मेरा कोड गलत हो जाएगा और हमारे पास TLE आ जाएगा। टाइम लिमिट एक्सीडेड तभी आता है जब हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक्सीड कर जाते हैं अलाउड ऑपरेशन से। तो इस केस में वर्स्ट सॉल्यूशन भी बिग ऑफ n का होना चाहिए। अगर मुझे दिया जाता है n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 के अराउंड है, तो उस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो फाइनल कोड होगा वो n log n का हो सकता है। और ऐसे केसेस में एक और हिंट हमें मिल जाता है। एक और हिंट ये मिलता है कि क्योंकि n log n अलाउड है तो इसका मतलब सॉर्टिंग भी अलाउड होगी। मतलब अगर मेरे सवाल के अंदर कहीं पर एरे यूज हो रहा है तो इसका मतलब है हम इस एरे को सॉर्ट करके भी एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपको एक हिंट मिलता है, जब भी कंस्ट्रेंट्स के अंदर n log n दिखे एक बार दिमाग में हम ये डाल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एरे है और कुछ सॉर्टिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन है तो मेरे सॉल्यूशन के अंदर सॉर्टिंग बिल्कुल अलाउड होगी। और जनरली ये चीज़ मुझे ग्रीडी प्रॉब्लम्स के अंदर देखने को मिलती है। और जिस प्रॉब्लम को अभी हमने डिस्कस किया दैट इज ऑल्सो ग्रीडी प्रॉब्लम। यहाँ पे हम एंड टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग का जो प्रॉब्लम है इट इज़ अ वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम, आपको बिल्कुल जाके सॉल्व करना चाहिए अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो। और इसमें भी अगर हम कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से देखें, बेसिकली कंस्ट्रेंट्स के अंदर इस सवाल में मुझे क्या दिया हुआ है, n लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को फिट करके देख लेते हैं। यहाँ पे फिट करके देखते हैं क्या यहाँ पे n स्क्वायर अलाउड होगा, n स्क्वायर का सॉल्यूशन। उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इस लार्जेस्ट वैल्यू को, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए लार्जेस्ट वैल्यू को स्क्वायर करके देख लो। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 10 टू द पावर 8। तो 25 इंटू 10 टू द पावर 8 तो क्या है, 10 टू द पावर 8 से बड़ा है। मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये गलत सॉल्यूशन हो जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ इफ आई टेक n log n तो ये मेरा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। और जब भी n log n आ रहा है हम एक बार सॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है क्वेश्चन ग्रीडी का है और इसमें सॉर्टिंग लगेगी, तो यहाँ पे n log n का कोई सॉल्यूशन है जिसे मैं सोचने की कोशिश करूंगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी क्वेश्चन में हम लीनियर तक भी जा पा रहे हैं या कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन भी कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, फिर हमें वो चीज़ करनी है। पर वर्स्ट केस को हमने प्रोटेक्ट कर लिया कि n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं चलेगा। मैक्सिमम हम n log n की लिमिट को टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज हमें कई बार हेल्प कर देती है अपना पॉसिबल सॉल्यूशन गेस करने के लिए। उसके अलावा n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 4 है तो यहाँ पे n स्क्वायर का सॉल्यूशन चल जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर के सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 10 टू द पावर 4 इंटू 2, दिस इज गोइंग टू बी 10 टू द पावर 8, मतलब n स्क्वायर एक्सेप्टेबल होगा। पर अगर 10 टू द पावर 4 से कोई भी बड़ा कंस्ट्रेंट है, जैसे यहाँ पे 10 टू द पावर 4 से एक बड़ा कंस्ट्रेंट था, तो वहाँ पे n स्क्वायर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वहाँ हमें n log n की डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कभी भी ये भी दिखता है n लेस देन 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पर भी हम n log n के बारे में सोचेंगे, n स्क्वायर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हमें कहीं भी मिलता है n लेस देन इक्वल टू 500, मतलब जितनी छोटी हमारी n की वैल्यू जा रही है उतना बड़ा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अज्यूम कर सकते हैं काफ़ी केसेस के अंदर। तो n लेस देन इक्वल टू 500 के लिए जनरली n क्यूब वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड हो सकती है। n लेस देन इक्वल टू 25 के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो 2 टू द पावर n भी हो सकती है, वो 3 टू द पावर n भी हो सकती है, पर बेसिक ये है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और जहाँ भी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड हो वहाँ हम सोच सकते हैं इट माइट बी अ ब्रूट फोर्स रिकर्जन सॉल्यूशन, क्योंकि रिकर्जन के अंदर जनरली एक्सपोनेंशियल हमें देखने को मिलती है। और ऐसे केसेस में हम ये सोच सकते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट अप्रोच हमारे दिमाग में हिट कर रही है जनरली वही सॉल्यूशन होता है। तो ऐसी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उस केस में ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जनरली एक्सेप्ट हो जाता है। अब ये जो सारी की सारी हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं
ये हमेशा याद रखना है, ये सारी अजम्पशंस हैं, ये हर एक सिंगल केस में अप्लाई नहीं करेंगी, पर ये काफ़ी जगह अप्लाई कर जाएंगी और वहाँ पर हमें हेल्प मिल रही होगी। इसके अलावा एक n लेस देन इक्वल टू 12 वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल की हमसे अजम्पशन है कि कुछ ना कुछ n फैक्टोरियल टाइप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि जनरली n इज इक्वल टू 12 के लिए n फैक्टोरियल 10 टू द पावर 8 को एक्सीड करता है। तो 12 से कम वैल्यूज के लिए n फैक्टोरियल एक वैलिड नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें करके देगा। तो इस तरीके से हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को देखें, हम एक उसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहले अपने दिमाग में सोच सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हैं जिनको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जब भी लेट्स सपोज हमारा कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा दिया हुआ है, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी दी हुई है, और यहाँ पे अगर हम लॉगिन सोच रहे हैं, तो लॉगिन जब भी हम सोचते हैं हम एक बार बाइनरी सर्च के बारे में ज़रूर सोचेंगे। या अगर हम कांस्टेंट सोच रहे हैं तो कांस्टेंट के केस में हम ये सोच सकते हैं कि क्या पता ये जो पूरा का पूरा मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन किसी ट्रिक के अंदर छुपाओ और बिल्कुल एक कांस्टेंट टाइम के अंदर मैं पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करके निकालूं। तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट जो आइडियाज़ और डिफरेंट जो थॉट्स होते हैं वो हमारे इमर्ज होकर आते हैं जब हम बहुत सारे एक तो सवालों को सॉल्व कर लेंगे, प्लस जब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज स्ट्रांग होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक बहुत थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है। जब डीएसए के सवाल प्रैक्टिकली हम सॉल्व करने जाते हैं, जब सीपी के सवाल जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने जाते हैं, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज हमारे बहुत काम आ रही होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करते टाइम। तो आई होप कि आज का ये जो सेशन है इसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए होंगे जिन्हें हम प्रैक्टिकली जाके अब अप्लाई कर रहे होंगे। एंड कभी भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, कभी भी आके इस सेशन को हम रिविजिट कर सकते हैं टू रिफ्रेश आर मेमोरी, टू रिफ्रेश आर कॉन्सेप्ट। और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं डीएसए के अंदर वो कहीं ना कहीं एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें बनाने में हेल्प करते हैं। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखना है, एक लर्निंग पर्सपेक्टिव रखना है जब भी हम चीज़ों को सीख रहे हैं। सारी चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं होती, कहीं ना कहीं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूर होता है। हो सकता है उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अभी तक हम नहीं टकराए हों, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करती है। तो आई होप आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट जर्नी समहाउ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।